हाय एनस्क्वेरियंस। तो जैसा कि आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में एंड आई टोल्ड यू दैट द लास्ट सेशन इज़ टू बी कॉन्टिन्यूड, राइट। तो पिछला सेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में, वही सेशन सेम शुरू करते हैं with question number 16. 1 to 15 we have done in the previous session. अब हमें देखना है ये क्वेश्चन, why is the molecular mass determined by measuring the colligative properties in case of some solutes is abnormal? अच्छा देखो, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं मैम? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। जितने ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा किसका? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, ठीक है ना। अगर मैंने आपको बोला कि यार मैंने ना 100 पार्टिकल्स लिए, आई हैव टेकन से 100 पार्टिकल्स ऑफ NaCl, ठीक है, दैट इज कॉमन सॉल्ट, ठीक है भाई। मैंने कितने पार्टिकल्स लिए? 100। मैंने सारी कैलकुलेशन किसके हिसाब से करी कि भाई मैंने तो 100 पार्टिकल्स लिए थे, बट एक्चुअली क्या हुआ, जब मैंने उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया होगा तो जो हमारा सोडियम क्लोराइड है वो डिसोसिएट हो जाएगा, है ना। फाइनली जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हुए वो कितने हुए? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में इट्स गोइंग टू गेट डिसोसिएटेड, राइट। तो इन टोटल आई विल हैव हाउ मेनी पार्टिकल्स? 100 पार्टिकल्स ऑफ Na पॉजिटिव एंड 100 पार्टिकल्स ऑफ Cl नेगेटिव। जब ये डिसोसिएट हुआ होगा तो टोटल जो मेरे पास रिजल्ट आया होगा वो कितने पार्टिकल्स के हिसाब से आया होगा बेटा? 200 पार्टिकल्स के हिसाब से। तो मुझे लगेगा ओ भाई साहब इतना तगड़ा चेंज क्यों? तो ये इसलिए हुआ है कि जब भी किसी प्रकार की कोई डिसोसिएशन, यानी कि जो हमारा सॉल्यूट है वो टूट गया, है ना, एक पार्टिकल से 2 पार्टिकल्स में टूट गया, या फिर एसोसिएट हो गया, है ना, कि हमने 2 पार्टिकल्स डाले और वो से डाइमराइज हो गए, है ना, कि हमने 2 पार्टिकल्स डाले एक ही एक सोल्यूशन में और उसके बाद उसने A2 बना दिया। तो मैंने तो 2 पार्टिकल्स डाले थे बट इवेंचुअली मेरे पास कितना पार्टिकल बचा? सिर्फ एक। तो इसीलिए मेरे पास डिफरेंस आता है किसमें? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू में। इज दिस थिंग क्लियर? आई थिंक यस। सो ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, क्या बात है, पहला ही ऑप्शन भी यार ठीक आ गया। सो वी कैन से दैट दिस इज द राइट चॉइस। इज दिस ओके? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द वैन हॉफ फैक्टर I फॉर अ डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा देखो, इन जनरल जो I का एक फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ वो क्या होता है? I इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा, ठीक है। यहाँ पे अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और n क्या है कि हमारे पास फाइनली कितने पार्टिकल्स बने हैं, ठीक है, चाहे टूटने से पहले चाहे टूटने के बाद, ठीक है। अच्छा देखो, अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करूं तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, दे 100% आयनाइज, राइट। तो उनके लिए अल्फा क्या होता है बेटा? 1 हो जाता है, राइट। फॉर देम अल्फा इज 1। तो यार ये क्या बन जाएगा? देखो 1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं बोल सकती हूँ दैट I इज इक्वल टू n फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर वॉट? फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए, ठीक है। आई थिंक सो। तो चलो अभी इस n को अच्छे से समझ भी लेते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो यार हमारे पास है बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा? BaOH होल ट्वाइस, सही है। तो जब ये टूटेगा, ये डिसोसिएट होगा, जब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, सो वी विल बी हैविंग Ba2 पॉजिटिव, है ना, प्लस 2OH नेगेटिव, प्लस 2OH नेगेटिव, सही है। तो हमारे पास इनिशियली बच्चे कितने पार्टिकल्स थे? एक, है ना। तो वो एक पार्टिकल से डिसोसिएशन के केस में यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? डिसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन के केस में
एक पार्टिकल्स जितने पार्टिकल्स में टूटता है, एक पार्टिकल्स जितने पार्टिकल्स में टूट जाता है, दैट्स द वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पे बेटा कितना हो गया 1 + 2 दैट इज 3। तो यहाँ पे वही वैल्यू आ गई किसकी, i की। सो यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 + 2 दैट इज 3। क्लियर है? 0 1 2 3 कौन सा आंसर करेक्ट है भाई लोग? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट चॉइस हियर। ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट वाली बात है, नहीं। आगे बढ़ते हैं। Which of the following will have the same value of Van 't Hoff factor as that of K4FeCN6? तो K4FeCN6 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ये जितने पार्टिकल्स में टूटेगा है ना, वही इसके लिए वैन 't Hoff फैक्टर की वैल्यू है। ठीक है, सो वी नो दैट वी हैव K4FeCN6। ठीक है, तो जब ये डिसोसिएट होगा, ये कैसे डिसोसिएट होगा बेटा, 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव, राइट, FeCN6 और इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा 4 नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास बेटा इन टोटल ये कितने पार्टिकल्स में टूटा, 4 + 1, या राइट। तो इसके लिए तो I की वैल्यू हो गई कितनी, 5। ठीक है, तो अब इन द गिवन ऑप्शंस हमें चेक करना है कि किसकी I की वैल्यू 5 है। ठीक है, सो लेट्स चेक दैट ऑल ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हम इनके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, ठीक है, जितने पार्टिकल्स में ये डिसोसिएट होंगे वही इनके लिए I की वैल्यू है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अभी पीछे आपको फॉर्मूले से भी समझा दिया, 1 + n - 1 × अल्फा वाले से। ठीक है, तो देखो AlOH होल थ्राइस, बच्चे कैसे ब्रेक होगा, इट विल गेट ब्रेक एज Al3 पॉजिटिव, लेट्स डू दिस, Al3 पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव, करेक्ट है। तो इसके लिए बच्चे I की वैल्यू कितनी आ गई, 1 + 3 दैट इज 4, राइट। तो इसके लिए तो I की वैल्यू है 4, हमें कितनी चाहिए 5। तो अगले वाला ऑप्शन चेक करके देख लेते हैं, Al2SO4 होल थ्राइस। अब ये कैसे डिसोसिएट होगा बेटा, 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव, ऐसे डिसोसिएट होगा। अब की बार देखो कितने पार्टिकल्स हैं, 2 + 3 यानी कि 5 पार्टिकल्स। हाउ मेनी पार्टिकल्स आई हैव, 5 पार्टिकल्स में ये डिसोसिएट हुआ है, यानी कि इसके लिए I की वैल्यू कितनी है 5। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आई एम होपिंग कि आपको डिसोसिएशन करने में कोई परेशानी नहीं आती होगी, आती है तो समझा देते हैं। देखो यहाँ पे कितने एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम है ना, तो वो उतने ही एल्यूमिनियम में ब्रेक होगा। तो हमने लिया 2Al। ठीक है, अब चार्जेस हमेशा बचपन में सिखाते थे कि ऑपोजिट वैलेंसीज करके आप फॉर्मूला बनाते थे। तो इसके ऊपर कितना चार्ज होएगा, 3 पॉजिटिव। ठीक है, नाउ SO4 कितने हैं हमारे पास, 3। तो कितने सल्फेट आयंस बनेंगे, 3, 3SO4 और उसके ऊपर कितना चार्ज, 2 नेगेटिव, लाइक दिस। इज इट ओके? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, जिसका मोलर मास हमें गिवन है 342 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, has been prepared by dissolving 68.5 grams of sucrose in 1000 gram of water. ठीक है, the freezing point of the solution obtained will be, हमें freezing point बताना है। ठीक है, अब देखो जब हमने पानी में सुक्रोज को ऐड किया, ठीक है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब आपने उसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला दैट इज सुक्रोज, तो क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। तो क्या होगा, देयर विल बी
डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो देखो प्लस 0.372 नहीं हो सकता है ना, जीरो से ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता, जीरो से नीचे ही होगा, यानी कि माइनस में ही आएगा। 0.570 हो ही नहीं सकता, 0.520 हो ही नहीं सकता। सिर्फ एक लौता ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए। क्या इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत थी? नहीं थी। एंड आई बिलीव दिस इज अ PYQ ऑफ नीट। ओके, अच्छा चलो, अगर मैम हमारे दिमाग में इतना नहीं आया तो सॉल्व तो करके दिखाओ। चलो भाई सॉल्व कर देते, कोई परेशानी नहीं, बड़ा इजी क्वेश्चन है। पहले हम क्या निकालेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा TF। ठीक है, सो डेल्टा TF विल बी हाउ मच, I into KF into मोलालिटी। ठीक है, सो दैट इज I into KF into मोलालिटी। ठीक है, क्योंकि सुक्रोज है, डिसोसिएशन या किसी प्रकार की एसोसिएशन तो नहीं होगी, तो इसके लिए I की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1। मैम KF हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है भाई, द वैल्यू ऑफ KF इज 1.86, तो हमें KF भी पता है। मैम मोलालिटी निकाल लेते हैं। नाउ व्हाट इज मोलालिटी? मोलालिटी क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। चलो यहीं पे कर लेते हैं ना फाइनल एक बारी। सो I इज 1, KF इज 1.86। मोलालिटी क्या होता है मैम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि कितने गिवन है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि 68.5 ओवर 342। ठीक है, 68.5 डिवाइडेड बाय 342। ठीक है, इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, बेटा जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट्स 1 kg या 1000 ग्राम्स में प्रेजेंट होते हैं वही तो मोलालिटी होती है ना। तो यानी कि जो बेसिकली हमारे पास W1 है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, इट्स ऑलरेडी 1 kg। ठीक है, तो ये लो, इसको कर देते हैं फॉर योर कन्वीनियंस, ताकि आपको कोई डाउट ना हो, 1 से डिवाइड। ठीक है, मतलब ओवरऑल, इज इट ओके? सो 1.8 इंटू 68.5 डिवाइडेड बाय 342, ये हमारी क्या है, फाइनल कैलकुलेशन। दिस इज 1.8 इंटू 68.5 ओवर 342। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी आर गोइंग टू गेट 0.372। 0.372। अब देखो ना, दिस इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो ये वैल्यू सिर्फ दिखा रहे कि कितना घटा है या कितना बढ़ा है। तो इट्स गोइंग टू बी द सेम वेदर यू टेक इट इन डिग्री सेल्सियस और केल्विन। ठीक है, सो क्योंकि मुझे यहाँ डिग्री सेल्सियस में बताना है एंड आई हैव टू टेल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, तो बच्चे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा मैम, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस माइनस the depression in freezing point, that's going to be 0.372। तो freezing point of solution इसीलिए कितना निकल के आया, -0.372, -0.372 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है भाई, freezing point, इज इट ऑल राइट? चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। During osmosis, flow of water through a semi-permeable membrane is। ध्यान रखना, हमसे बात की गई है फ्लो ऑफ वाटर के बारे में, ना कि सिर्फ फ्लो ऑफ वाटर के बारे में। ठीक है, अभी देखो तो बेटा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू दोनों तरफ से, मतलब कि फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द परमिएबल मेम्ब्रेन विद अनइक्वल फ्लो रेट्स, जो वाटर है वो फ्लो कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर। विच वन? फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विद अनइक्वल फ्लो रेट्स। अच्छा, और कहाँ से कहाँ करना चाहिए?
बताओ भाई, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, अब किसकी कॉन्सेंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, इस बात पे तो डिपेंड करता है। चलो अगर हम सॉल्वेंट पार्टिकल्स के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो सपोज दैट आई हैव इतना solution, 1 2 3 particles, okay, इतना solution 1 2 3 particles, ठीक है, दोनों में 3 ही पार्टिकल्स हैं। अभी देखो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कौन है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड ए वाला है ना, दिस इज ए एंड से दिस इज बी, ओके। सो दिस वन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड एंड दिस वन इज लेस कंसेंट्रेटेड, राइट। हम इसको बोल सकते हैं कि यार ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, सही बात है। अब देखो जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, वो मतलब वैसे तो चीज़ों को मैनेज करने के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ से अनइक्वल फ्लो रेट से होगा पानी का बहाव, राइट। लेकिन अगर आप इस केस में देखो तो जो वाटर यानी कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे ताकि इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम हो जाए, ठीक है। इज दिस ओके? तो चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अच्छा, पिछला क्वेश्चन भाई हमने टिक मार्क नहीं किया। So from both sides of the semi-permeable membrane with unequal flow rates. Clear है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, ठीक है। Yeah. Arrange the following aqueous solutions in the order of their increasing boiling points, ठीक है, कि इनमें से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका निकल के आएगा। अच्छा देखो, बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है कि जब भी हम किसी सपोज पानी है हमारे पास, हमने उसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो क्या होगा, देयर विल बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर वो पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, अगर मैं बात करूँ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, तो अगर वो पहले सिर्फ प्योर सॉल्वेंट यानी कि वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस था, तो अब कितना बॉइलिंग पॉइंट अब कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस प्लस डेल्टा टीबी, यानी कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया है हम उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी कि जितनी ज़्यादा डेल्टा टीबी की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, है ना। डेल्टा टीबी जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा निकल के आएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट मुझे क्या देखना है कि इनमें से किसके लिए डेल्टा टीबी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ठीक है। नाउ आई नो दीज आर ऑल एक्वस सॉल्यूशंस, राइट। तो पानी के लिए केबी की वैल्यू फिक्स्ड है ना। सो फॉर ऑल ऑफ इट द वैल्यू ऑफ केबी इज सेम, तो ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई, ठीक है। ना हम डेल्टा टीबी बेटा निकालते कैसे हैं मैम, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी, सही बात है। के बी हट गया पिक्चर से, नाउ वी हैव टू थिंग्स टू डिस्कस, ओके। नंबर 1 इज आई एंड सेकेंड थिंग इज मोलालिटी, ठीक है। जिसके लिए भी आई इंटू मोलालिटी की वैल्यू ज़्यादा निकल के आएगी उसके लिए डेल्टा टीबी की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी। जिसके लिए डेल्टा टीबी ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट फॉर श्योर ज़्यादा होगा। आई एम होपिंग कि आप हर चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। नाउ आगे बात कर लेते हैं NaCl के बारे में। अच्छा चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर NaCl। इसके लिए I की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम I डिस्कस कर रहे हैं। सो ये कैसे डिसोसिएट होगा बेटा, इट्स गोइंग टू गेट डिसोसिएटेड एज Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। सो फॉर दिस द वैल्यू ऑफ I is going to be equal to 2, strong electrolyte है, so we can say that I is equal to 2, ठीक है। And now I have to get the
प्रोडक्ट ऑफ आई एंड मोलालिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आई इंटू मोलालिटी की वैल्यू देखेंगे, इट विल बी 2 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। अगले ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं भाई, द सेकेंड वन इज यूरिया। यूरिया डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है भाई, यूरिया डिसोसिएट नहीं होता, इसीलिए इसके लिए आई की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, 1 हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए आई इंटू मोलालिटी की क्या वैल्यू हो जाएगी, आई इंटू मोलालिटी इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻⁴, राइट। इट्स जस्ट गोइंग टू बी इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। नाउ अच्छा चलो यहाँ पे ना इसको क्या करते हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू आई इंटू एम, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय के बी भी कर देते हैं ताकि आपको कोई डाउट ही ना हो, ठीक है। सो यहाँ पे भी एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको लिख देते हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू आई इंटू एम, ठीक है। आई और एम की बच्चे यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाती है, यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। आई और एम की यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाती है, 1 इंटू 10⁻⁻⁴ के बी, ठीक है। सो दिस विल बी 1 इंटू 10⁻⁻⁴ एंड इंटू के बी, क्लियर है। तो ये हमारा डेल्टा टी बी निकल गया। अगले केस की बेटा बात कर लेते हैं, थर्ड ऑप्शन की बात कर लेते हैं, दैट इज 10⁻³ MgCl2, ठीक है। अब की बार हमारे पास क्या है, MgCl2। तो बच्चे कैसे डिसोसिएट होगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, ठीक है। तो इसके लिए I की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल कर आ गई, 3, है ना। सो हियर I इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे बच्चे हम क्या बोल सकते हैं, दैट द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी बी विल बी इक्वल टू के बी इंटू आई इंटू मोलालिटी, सही बात है। तो के बी एज इट इज रहने देते हैं, आई की वैल्यू कितनी निकली है, 3, और मोलालिटी है 10⁻⁻3। सो दिस विल बी 3 इंटू 10⁻⁻3 इंटू के बी, ठीक है। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं लास्ट, द फोर्थ वन। इस केस में क्या होगा ये भी देख लेते हैं। दिस इज अगेन NaCl। तो NaCl ये देखो, ये रहा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट होगा, यानी कि I की वैल्यू इसके लिए आ जाती है कितनी, 2, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू I इंटू के बी इंटू मोलालिटी। I की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁻2 मोलालिटी, 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू के बी। तो देखो हमने हर किसी के लिए डेल्टा टी बी निकाल लिया, 1 2 3 4, ठीक है, इन चारों के लिए। अब बस आपको देखना है कि किस केस में डेल्टा टी बी की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। देखो 10⁻⁻4 10⁻⁻4 -3 -2, तो सबसे बड़ा तो वैल्यू कौन हुई, ये फोर्थ वन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, लेट्स चेंज द कलर। ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता क्योंकि थर्ड वैल्यू सबसे बड़ी नहीं है, सबसे बड़ा कौन है, फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता, बचा कौन, बी और सी, ठीक है। तो अगर आप जस्ट इससे पहले देखो थर्ड या सेकंड कौन सी वैल्यू बड़ी है, चेक कर लेते हैं। थर्ड बड़ा है यार फॉर श्योर, ये 10⁻⁻3 है, वो 10⁻⁻4 है। सो द थर्ड वन विल बी द बिगर वन। तो इसके लिए डेल्टा टी बी ज़्यादा होगा, डेल्टा टी बी ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। सो वी हैव अरेंज्ड ऑल ऑफ देम, बाकी भी आप चेक कर लो, दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर, है ना। इज दिस ओके, आई थिंक सो कि इसमें कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है, या सही है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of Na2SO4, the Van 't Hoff factor used for calculating the molecular mass,
अभी हमने किसी पिछले क्वेश्चन में भी बात की थी बच्चे, I is equal to what? I is equal to 1 plus, this is equal to 1 plus n minus 1 into alpha. ठीक है, अभी देखो Na2SO4 का अगर हम एक पार्टिकल लें, ठीक है, Na2SO4, ठीक है, तो ये कितने पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा वो देखते हैं. सो इट विल गेट डिसोसिएटेड एज 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, राइट, प्लस SO4 2 नेगेटिव. ठीक है, सो हाउ मेनी टोटल पार्टिकल्स आर देयर? 3. करेक्ट है, तो n की यहाँ पे कितनी वैल्यू हो गई? 3. सो हियर n इज इक्वल टू 3. हम इसी वैल्यू को I कब मान लेते हैं? जब हमारे अल्फा की वैल्यू 1 होती है. ठीक है, तो ये +1 और -1 कैंसिल आउट कर जाते हैं, इसीलिए I इज इक्वल टू n हो जाता है. ठीक है, बट यहाँ पे हमें गिवन है कि भाई अल्फा 1 नहीं है, यानी कि वो 100% डिसोसिएट नहीं हुआ है. ठीक है, सो या I इज इक्वल टू कितना, n इज इक्वल टू कितना आ गया? 3. सो आई कैन से इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 3 minus 1, this is this 3, okay, 3 minus 1 into alpha. So this becomes how much? 1 plus 2 alpha. It is equal to 1 plus 2 alpha. Clear है? Which is option number D. सही है, कोई डाउट, कोई परेशानी? आई डोंट थिंक ये होनी चाहिए. आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. 1 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट. बेटा अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो हमें इससे क्या सीख लेनी है कि मैम I की वैल्यू 1 है, वो एसोसिएट डिसोसिएट कुछ नहीं होने वाला. सही है, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट जिसका मोलर मास भी गिवन है, यानी कि हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, was dissolved in 51.2 grams of benzene. ठीक है, if the benzene freezing point depression constant Kf is given to us, the freezing point of benzene will be lowered by. अच्छा चलो, सब कुछ ठीक उसमें है तो हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा. सो वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट द डेल्टा TF. हमें फ्रीजिंग पॉइंट नहीं बताना, हमें बताना है कि फ्रीजिंग पॉइंट कितने से गिर जाएगा. ठीक है, यानी कि सिर्फ हमें क्या बताना है? डेल्टा TF. ठीक है, डेल्टा TF क्या होता है? I इंटू KF इंटू मोलालिटी. ठीक है, हमारे पास I 1 है क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, KF की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, तो सिर्फ बचा क्या? हमें मोलालिटी निकालनी है. तो चलो भाई निकाल लेते हैं. So from here I can say I is 1, KF is 5.12 and molality is how much? Number of moles of solute over weight of solvent in kgs. ठीक है, so I can get the number of moles of solute, that will be 1, that is given mass, 1 that is given mass, over the molecular weight, the molar mass, it is 250 given to me. ठीक है, ओवर डिसॉल्व्ड इन 51.2 ग्राम्स ऑफ बेंजीन, यानी कि मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट भी पता है. अगर हम इसको किस में कर दें? किलोग्राम्स में करना पड़ेगा. सो दिस विल बिकम 51.2 इंटू 10⁻⁻3. दिस इज इन kgs. ठीक है, दिस वैल्यू इज इन kgs. ठीक है, जब आप इस 10⁻⁻3 को ऊपर भेजोगे तो ये 10⁻+3 यानी कि 1000 हो जाएगा. सो ओवरऑल हमारे कैलकुलेशन में क्या क्या बचेगा? वी विल बी हैविंग 5.12 इंटू 1000, ये 10⁻³ वाला 1000 है, ओवर 250 इंटू 51.2. ठीक है, 250 इंटू 51.2. ठीक है, एक और चीज, ये 5.12, ये 51.2, राइट, ये 250 और ये
1000। तो देख रहे हो कितनी इजी कैलकुलेशन है। सो बेसिकली दिस विल बी लाइक 4/10, करेक्ट। जब आप इसको सॉल्व करोगे दिस विल बी लाइक 4/10, दैट्स गोइंग टू बी 0.4। करेक्ट है। कैसे? 250 1 जा 250 4 जा, ठीक है। 5.12 1 जा and 5.12 10 जा, okay, so 4/10, so it becomes 0.4, ठीक है। so the correct option is option number B। क्लियर है? जल्दी से इसको देखो, मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं भाई। The Van't Hoff factor I for a compound which undergoes dissociation in one solvent and association in the other solvent, okay, is respectively, अच्छा, greater than 1, lesser than 1, ये हमें बताना। अच्छा देखो, हमने अभी पिछले सेशन में भी बात की थी कि जो I की वैल्यू होती है वो कैसे हम निकालते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। मतलब ऊपर आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, नीचे बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, ठीक है। तो देखो, अगर डिसोसिएशन हुआ है ना, तो आफ्टर डिसोसिएशन में जो न्यूमरेटर की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी, तो यानी कि ओवरऑल आई की वैल्यू इज गोइंग टू बी ग्रेटर दैन 1, ठीक है। सो हमें पता है दैट आई इज इक्वल टू ग्रेटर दैन 1 when there is dissociation, ठीक है, when there is dissociation, ठीक है। I is equal to less than 1 in case of association, ठीक है, in case of association, and I is equal to 1 when there is no association or dissociation, no association or dissociation, ठीक है। सो अगर पहले हमें डिसोसिएशन वाला बताना है, सो इट्स गोइंग टू बी ग्रेटर दैन 1 एंड लेसर दैन 1 रिस्पेक्टिवली। या सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट चॉइस, ग्रेटर दैन 1 एंड लेस दैन 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ 0.1 मोलर aqueous solution of a weak acid is 30% ionized, यानी कि हमें अल्फा की वैल्यू गिवन है कि बच्चे वो कितना आयनाइज हो गया है, 30%। सो अल्फा कम्स आउट टू बी 0.3, ठीक है। KF हमें गिवन है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, अब की बार हमें क्या बताना है? फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। अभी सारे वैल्यूज माइनस में है तो 0 से नीचे ही हैं, सो वी हैव टू चेक, ओके, चेक कर लेते भाई। सो वी हैव बीन गिवन a weak acid, ठीक है, HX, से HX, ये कैसे डिसोसिएट होगा? H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, ठीक है। तो यानी कि ये एक पार्टिकल से 2 पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा और अल्फा की वैल्यू गिवन है 0.3। सो वी नो दैट I हम कैसे निकालते हैं? 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा, ठीक है। We know that the value of N is what? N is equal to 2, ठीक है। Now, चलो डाल देते हैं 1 प्लस 2 माइनस 1 और अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0.3। So this is 2 minus 1, just 1. So it's going to be 1 plus 0.3, यानी कि 1.3। तो हमारे I यानी कि वैंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू बच्चे कितनी निकल गई? 1.3। ऑप्शंस चेक करें कि कौन सा ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है। अच्छा, अभी तो सिर्फ I की वैल्यू निकली है, हमें तो बताना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, तो उसके लिए पहले हमें डेल्टा TF निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे कर लेते हैं ये काम। डेल्टा TF will be equal to I into KF into molality। I हमने निकाल लिया, KF हमें गिवन है, मोलालिटी भी हमें गिवन है, ठीक है भाई, सही है। तो चलो
From here we can say that delta TF will be equal to 1.3 into KF कितना है 1.86 मोलालिटी हमें कितनी गिवन है 0.1. ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे डेल्टा TF कितना निकल के आ जाएगा, इट्स गोइंग टू बी 0.2418. 0.2418. ठीक है, नाउ हमें क्या बताना है, फ्रीजिंग पॉइंट बताना है. सो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन पहले कितना था मैम 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, जब हमने उसमें कोई सॉल्यूट ऐड किया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा. कितना कम हो जाएगा मैम, माइनस डेल्टा TF. डेल्टा TF की हमें क्या वैल्यू पता है, 0 डिग्री माइनस 0.2418 डिग्रीज सेल्सियस. ठीक है, तो ये कितना आ गया, जस्ट 1 मिनट. सो या ये कितना आ गया, माइनस 0.2418 डिग्री सेल्सियस. ठीक है भाई, सो दैट्स द राइट ऑप्शन. चेक करो, माइनस 0.24. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट चॉइस. आई थिंक इसमें कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है. देख लो भाई एक बार क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं. चलो, 0.5 मोलल of an aqueous solution of a weak acid HX is 20% ionized. 20% ionized है, यानी कि हमें अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है 0.2. ठीक है भाई, अल्फा इज इक्वल टू 0.2. क्लियर है. इफ KF ऑफ वाटर इज 1.86, द लोअरिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि हमें सिर्फ डेल्टा TF बताना है. ठीक है, तो यानी कि वो नेगेटिव में तो नहीं हो सकता. तो यानी कि देखो दो ऑप्शंस तो वैसे ही कट गए, एक ये और एक ये, हो ही नहीं सकते. बचे ही सिर्फ दो ऑप्शंस. ठीक है, क्योंकि हमें डेल्टा TF बताना है, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं बताना है. ठीक है, सो या डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलालिटी. हमारे पास KF गिवन है. ठीक है भाई, KF हमारे पास है, मोलालिटी हमें ऑलरेडी गिवन है. बचा मुद्दा क्या, I. ठीक है, चलो जी I के बारे में बात कर लेते हैं. I इज इक्वल टू वॉट, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा. मैम 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा. ठीक है, क्योंकि हमारे पास वीक एसिड है, दैट इज HX. करेक्ट, द एसिड दैट वी हैव इट इज HX. तो ये कैसे डिसोसिएट होगा, H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव. सही बात है, H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, यानी कि N की वैल्यू कितने पार्टिकल्स में डिसोसिएट हुआ, उसी को N बोलते हैं ना. तो N की वैल्यू आ गई 2. ठीक है, तो यहाँ पे अब उस N को भी डाल देते हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. सो 1 प्लस 2 माइनस 1, अल्फा की वैल्यू 0.2. So 2 minus 1 again 1. So this becomes 1 plus 0.2, यानी कि 1.2. I कितना आ गया हमारे पास 1.2. अब इस वैल्यू को यहाँ उठा के डाल दो. ठीक है, I की वैल्यू कितनी है 1. चलो 1 अच्छे से, ये बहुत लहरता हुआ 1 लग रहा है हमारा. सो दिस विल बी 1.2. ठीक है, इनटू KF की क्या वैल्यू गिवन है 1.86. सो 1.2 इंटू 1.86 इंटू मोलालिटी ऑलरेडी गिवन है कितनी 0.5 मोल्स. ठीक है, सो दिस विल बी 0.5 मोल्स. ठीक है, तो हमें हमारा क्या मिल जाएगा, डेल्टा TF मिल जाएगा. जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू आर गोना गेट 1.12. हाउ मच, इसको इसको ऐसे अलग कर देते हैं. सो यस, वी आर गोना गेट 1.12 केल्विन में निकालना है. सो दिस इज केल्विन. ठीक है, आई थिंक दिस इज ऑल राइट. क्लियर. सो विच ऑप्शन इज द राइट चॉइस, ऑप्शन नंबर डी. देख लीजिए इसको. अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं.
A solution contains non-volatile solute of molecular mass M2, capital M2. Which of the following can be used to calculate molecular mass of solute in terms of osmotic pressure? Okay. अच्छा, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है, विच मीन्स कि यार आई की वैल्यू हमें ऑलरेडी 1 गिवन है, ठीक है. इसके अलावा हमें क्या पता है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, बिकॉज आई की वैल्यू तो 1 हो गई, तो इसलिए आई सी आर टी, ठीक है. कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली मोलैरिटी, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेट्स कीप इट N2 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है. कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन कर दिया R इंटू टी, दैट इज इक्वल टू पाई, ठीक है. तो अगर लेकिन मैं ऑप्शंस देखूं, मुझे कुछ भी n यानी कि नंबर ऑफ मोल्स में गिवन नहीं है, ठीक है. सो लेट्स डू वन थिंग, अगर मैं इस वॉल्यूम को इधर भेज दूं तो ये क्या बन जाएगा, पाई वी, ठीक है. और N2 को मैं फर्दर कैसे लिख सकते हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है. एंड नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बेटा, गिवन वेट, मतलब जो इतने मोल्स का वेट होगा वो हमें यहाँ पे M2 के टर्म्स में गिवन है, ठीक है. एंड दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट, कैपिटल M2, ठीक है. सो आई कैन राइट N2 फर्दर एज स्मॉल m2 ओवर कैपिटल M2 इंटू RT. आई कैन डू दैट. मुझे चाहिए M2 की वैल्यू, कैपिटल M2 यानी कि मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू. तो just by rearranging the equation, I will get the value of M2 as small m2 over pi v into RT. Is that okay? देख लो भाई, चेक करो, M2 पाई वी चाहिए हमें डिनोमिनेटर में, पाई वी सिर्फ एक ही ऑप्शन है बेटा जिसमें पाई इंटू वी आ रहा है डिनोमिनेटर में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. इज इट ओके? आई थिंक सो. जल्दी से इसको देखो, पाई वी आ रहा है डिनोमिनेटर में, पाई वी आ रहा है डिनोमिनेटर में, सही है. आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ. A solute X when dissolved in a solvent associates to form a pentamer. Okay, तो यानी कि A5 बन रहा है एसोसिएशन के बाद, ठीक है. अगर A5 बन रहा है तो इनिशियली यार मुझे पहले 5 पार्टिकल्स भी तो चाहिए होंगे, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है. तो ये पेंटामराइजेशन हो गई, जो पार्टिकल्स हैं वो एसोसिएट हो गए एक दूसरे के साथ. The value of Van Hoff factor I for the solute will be, अब देखो, how do I define I? Number of particles, हाँ, what can I say? Number of particles after association, क्योंकि यहाँ पे एसोसिएशन हो रही है तो मैं एसोसिएशन नहीं लिख रही हूँ, डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय number of particles before association. ठीक है भाई, क्लियर है. तो अभी देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक, देर इज ओनली 1 पार्टिकल, ठीक है. सो दिस न्यूमरेटर इज गोइंग टू बी हाउ मच, 1. ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन, इनिशियल कितने थे, 5, तो ये कितना हो गया, 1/5. चेक करो, 5 तो नहीं हो सकता है ना. सो द आंसर इज गोइंग टू बी हाउ मच, 1/5 इज 0.2, करेक्ट. सो हमें यहां से पता चल गया दैट द वैल्यू ऑफ I इज हाउ मच, 0.2. चेक करो, क्या कहीं लिखा है 0.2, ऑप्शन नंबर बी में ही लिखा है 0.2, ठीक है. I think this is clear. All right, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ. Which of the following 0.10 molar aqueous solutions will have the lowest freezing point? किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा? चलो जी बता देते हैं. अच्छा देखो, उससे पहले
फ्रीजिंग पॉइंट हम निकालते कैसे हैं बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी के ऊपर बात करेंगे, और जब हमने वाटर में कोई सॉल्यूट ऐड किया तो क्या हुआ होगा? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया होगा, कम हो गया होगा, सही है। सो दिस विल बी हाउ मच? फ्रीजिंग पॉइंट विल बी, इनिशियल कितना था मैम? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, माइनस डेल्टा टी एफ, है ना, माइनस डेल्टा टी एफ हमें करना पड़ेगा, तब जाके हमें फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा। तो इनमें से लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? जिसका डेल्टा टी एफ सबसे ज़्यादा होगा, है ना, जिसके लिए डेल्टा टी एफ की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। डेल्टा टी एफ ज़्यादा होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब लोअर हो जाएगा, है ना। विच वन विल हैव लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ क्या होता है? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। सॉल्वेंट पानी है क्योंकि हम एक्वस सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मोलालिटी हर किसी के लिए कितनी है? 0.10 मोलर, ठीक है। मोलालिटी हमें 0.1 गिवन है, के एफ सेम होने वाला है हर किसी के लिए। तो किस बात पे निर्भर किया? सिर्फ और सिर्फ आई पे डिपेंडेंट हुआ। क्या चीज़ अब हमें फाइंड आउट करनी है मैम? आई, ठीक है। तो चलो पहले के लिए आई निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। Al2SO4 होल थ्राइस, तो ये कैसे डिसोसिएट होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सो वी कैन से 2Al 3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो इसके लिए आई की वैल्यू 2 + 3 यानी कि कितनी हो जाएगी? 5। आई इज इक्वल टू 5, ठीक है। के आई कैसे डिसोसिएट होगा? के पॉजिटिव प्लस आई नेगेटिव, आई की वैल्यू चलो 2 ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज ग्लूकोज एंड सुक्रोज, ये दोनों तो डिसोसिएट नहीं होंगे, तो इन दोनों के लिए ही आई की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा? 1 आ जाएगी, क्योंकि ये ना एसोसिएट होते हैं ना डिसोसिएट होते हैं, ठीक है। तो आई की वैल्यू बच्चे सबसे ज़्यादा किसके लिए है? ऑप्शन नंबर ए के लिए। अगर इसका डेल्टा टी एफ जो है सबसे ज़्यादा आएगा तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे लोअर होगा। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्लियर है। सॉरी, 29th 29th question we have done. This is the last question, ठीक है, for today's session. Which of the following aqueous solution has the highest freezing point? अब की बार हमें क्या बताना है? हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो फिर से वही चीज आ गई। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट होता है मैम, अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो मेजरली पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या था? 0 डिग्री सेल्सियस। जब हम उसमें कोई सॉल्यूट डालेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा, यानी कि आपको माइनस करना पड़ेगा, माइनस डेल्टा टी एफ। अब क्योंकि हमें बताना है सबसे हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो जिसका डेल्टा टी एफ सबसे कम होगा, है ना, जिसका डेल्टा टी एफ की वैल्यू सबसे कम होगी उसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट सबसे हायर होगा, ठीक है। सो डेल्टा टी एफ क्या होता है मैम? डेल्टा टी एफ होता है बच्चे आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी, ठीक है। क्योंकि हम एक्वस सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं तो सबके लिए के एफ की वैल्यू सेम होने वाली है पानी के लिए, ठीक है। मोलालिटी हमको अच्छा अलग अलग गिवन है, ठीक है, मोलालिटी अलग अलग गिवन है। तो ये अच्छा चलो सबके लिए क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। सो इसको लिख लेते हैं यहीं पे, ठीक है। वी नो दैट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू मोलालिटी इंटू के एफ। के एफ की वैल्यू फिक्स्ड है तो आई और मोलालिटी पे निर्भर करेगा। तो देखो यहाँ पे हमें गिवन है। अच्छा एक और चीज़ है यार, एक और चीज़ यहाँ पे मेरे पास आपके लिए क्या है कि ये मोलारिटी नहीं है, ये मोलालिटी है, ठीक है। दिस इज जस्ट अ करेक्शन, आई विल जस्ट डू दैट, जस्ट गिव मी 1/2 minute, ठीक है। दिस इज व्हाट? दिस इज
मोलालिटी। ठीक है भाई, तो एज यू कैन सी हियर मोलालिटी हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, सो या अगर हम फर्स्ट ऑप्शन के लिए निकालने की कोशिश करें डेल्टा टी एफ, ठीक है, इफ वी ट्राई टू गेट द डेल्टा टी एफ वैल्यू, इट्स गोइंग टू बी आई इंटू मोलालिटी इंटू के एफ। इसके लिए आई की वैल्यू हो जाती है 1, क्योंकि ना ही ये एसोसिएट होता है ना ही डिसोसिएट होता है। आई इंटू मोलालिटी, मोलालिटी इज गिवन टू अस एज 0.1 और ये आ गया के एफ। ठीक है, तो दिस इज जस्ट 0.1 के एफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन NaCl। NaCl बच्चे कैसे डिसोसिएट होता है मैम? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यानी कि I की वैल्यू इसके लिए 2 हो गई, I की वैल्यू इसके लिए 1 हो गई। सही है, सो दिस विल बी, लेट्स चेंज द कलर, सो दिस विल बी हाउ मच? डेल्टा TF will be equal to I, that is 2, into molality, that is 0.01 into KF। ठीक है, so this becomes 0.02 KF। ठीक है, now the next one, again I की वैल्यू 2 होने वाली है, so this will be delta TF as 2 into 0.1 into KF। ठीक है, अगले वाले की बात करते हैं, 0.02 मोलल Na2SO4। Na2SO4 बच्चे कैसे डिसोसिएट होगा मैम? 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। I की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। सही है, सो डेल्टा TF विल बी इक्वल टू 3 इंटू 0.01 इंटू KF। तो देखो हर किसी के लिए हमने क्या किया, डेल्टा TF निकाल लिया। सही है, कोई डाउट कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। I इज इक्वल टू, सॉरी इसके लिए तो I इज इक्वल टू 2 ही है और इसके लिए I इज इक्वल टू 3 हमने निकाल लिया। ठीक है, अब देखो हमें क्या देखना था कि हमें बताना था हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका है। ठीक है, तो जिसके लिए डेल्टा TF की वैल्यू सबसे कम होगी। डेल्टा TF की वैल्यू इनमें से सबसे कम किसके लिए है बताओ भाई? ये है कितना? चलो लिख ही लेते हैं वैल्यूज। दिस बिकम्स 0.1 KF। ठीक है, दिस हैज बिकम 0.02 इंटू KF। ठीक है, दिस इज 0.2 KF and this is 0.03 KF। करेक्ट है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें से? 0.1, 0.02, 0.2 या 0.03? बताओ भाई, विच वन ऑफ देम इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू? द लास्ट वन है ना, द यस द लास्ट वन, और this is 0.02 also we have, so option number B is the right choice है ना। this is the lowest one, लिख भी लेते हैं भाई, this is the lowest value of delta TF। लोवेस्ट। ठीक है, तो क्योंकि इसके लिए डेल्टा TF जो है वो सबसे कम है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे हायर होगा। सो दिस इज द आंसर। ओके, नाउ आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।